तो चलिए आज की क्लास में देखेंगे भारत का भूगोल की क्लास रहेगा बाबू, याद रखिएगा। आज की क्लास में भारत का भूगोल का क्लास रहेगा, ठीक है। और याद रखिएगा एक क्लास नंबर 1 है, यानी कि भारत का भूगोल का क्लास नंबर 1 रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा जो भी भारत का भूगोल यानी बेसिक रूप से नहीं पढ़े, यानी कि जीरो लेवल से नहीं पढ़े बाबू, तो याद रखिएगा आप लोग की क्लास लिए तो चलिए आज की क्लास में देखेंगे भारत का भूगोल की क्लास को आप, ठीक है। भारत के भूगोल की क्लास को देखेंगे और याद रखिएगा ये बेसिक रूप से क्लास होगा। हमेशा याद रखिएगा ये कैसा क्लास रहेगा, तो याद रखिएगा बेसिक रूप से क्लास रहेगा। जो आप लोग अगर आप लोग कोई भी भारत का भूगोल नहीं पढ़े तो इस क्लास के माध्यम से आप लोग भारत का भूगोल पढ़ सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ये भारत का भूगोल का क्लास नंबर 1 है। हमेशा याद रखिएगा भारत का भूगोल का एक क्लास नंबर 1 है, ठीक है। एकदम बेसिक रूप से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, एकदम फ्री रहेगा क्लास, ठीक है। और इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक जो भी सेशन को लाइक नहीं किया पहले लाइक कर दीजिए, और क्या कीजिए सभी लोग क्लास को शेयर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और कॉपी कलम लेकर बैठिएगा क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट ऐसा रहता है क्योंकि नोट करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिएगा शुरू करते हैं। देखिएगा हिमालय की गोद में स्थित एवं गंगा के पवित्र जल से सिंचित भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। पहले तो ये देखिएगा कि भारत है जो कहाँ स्थित है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि किस द्वीप में स्थित है। तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप में स्थित है। हमेशा याद रखिएगा एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर मुकुट की तरह क्या है, विराजमान है। हिंद महासागर के शीर्ष पर क्या है, मुकुट की तरह क्या है, विराजमान है भारत बाबू, ठीक है। अपना प्यारा भारत इंडिया आर्यवर्त एवं हिंदुस्तान, यानी कि इसको देखिएगा मेन रूप से, यानी कि भारत को याद रखिएगा 4 नामों से पुकारा गया है। मेन रूप से भारत को 4 नामों से पुकारा गया है। भारत, इंडिया, आर्यवर्त, हिंदुस्तान के नाम से पुकारा गया, ठीक है। याद रखिएगा के नाम से प्रसिद्ध भारत भूमि विश्व भूमंडल के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 57 डिग्री 25 मिनट यानी कि पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। याद रखिए भारत है जो याद रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से याद रखिएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण की बात किया जाए तो याद रखिएगा पूर्व की बात किया जाए तो याद रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से और 97 डिग्री 25 मिनट यानी कि पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है, ठीक है। और ये आगे देखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में विश्व की लगभग सभी जलवायु वनस्पति जीवन दशाएं पाई जाती है। हमेशा रखिएगा जीवन दशाएं पाई जाती है, ठीक है। भारत प्राचीन से लेकर वर्तमान तक वैश्विक समाज में से कुशल संबंध बनाए हुए हैं। याद रखिएगा भारत प्राचीन से लेकर वर्तमान तक वैश्विक समाज से कुशल संबंध बनाए रखे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा बाबू, आगे है भारत का नामकरण के बारे में थोड़ा सा है। देखिएगा भारत का किन किन नामों से जाना जाता है। देखिएगा भारत को किन किन नामों से जाना जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा भारत को यहाँ पर बहुत सा नाम से पुकारा गया है। पहले तो आर्यवर्त हो गया, दूसरा भारत हो गया, तीसरा हिंदुस्तान हो गया, चौथा यहाँ पर हो जाएगा आर्यवर्त हो जाएगा, पांचवा की बात किया जाए इंडिया हो जाएगा, छठा हो जाएगा यानी कि भारत हो जाएगा। भारत 2 बार आ गया है, ठीक है, 2 बार आ गया यानी कि 2 बार नाम पुकारा होगा इसलिए 2 बार आ गया है। भारत एक ही बार होना चाहिए, ठीक है। आर्यवर्त यानी कि पहले देखिएगा भारत को कितने बार पुकारा गया है, याद रखिएगा 2 यानी कि 6 बार से पुकारा गया। पहला देखिएगा बाह्यवर्त किसके अनुसार पुकारा गया है, याद रखिएगा जम्बू द्वीप का दक्षिण भाग होने के कारण इसे क्या कहा गया है, याद रखिएगा भारत को बाह्यवर्त कहा गया है। इधर है याद रखिएगा भारत ऋग वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर रखा गया है भारत बाबू, ठीक है। भारत को भारत नाम क्यों रखा गया है, याद रखिएगा ऋग वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर भारत रखा गया है नाम, ठीक है। आगे देखिएगा हिंदुस्तान की बात किया जा रहा है। हिंदुस्तान क्यों कैसे रखा गया नाम भारत को, तो याद रखिएगा फारसी एवं अरबी या इतिहासकारों द्वारा यानी कि
भारत को हिंदुस्तान नाम भी रखा गया। याद रखिएगा, फारसी एवं अरबी इतिहासकारों द्वारा यानी कि भारत को हिंदुस्तान नाम भी रखा गया। और बात किया जाए इधर देखिएगा भारत क्यों न रखा गया, देखिएगा आप लोग को यहाँ पर एक भारत नाम रखा गया, यहाँ पर एक भारत रखा गया, यानी 2 बार आ गया नाम बाबू। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो आप लोग देख लिए कि ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर यहाँ भारत नाम रखा गया। यहाँ पर देखिएगा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत के नाम पर यानी कि क्या रखा गया, भारत नाम रखा गया। यहाँ पर देखिएगा दोनों में अंतर है, बट थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं अंतर है लेकिन अंतर है थोड़ा सा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा इंडिया नाम क्यों पड़ा, देखिएगा भारत को इंडिया नाम क्यों पड़ा, देखिएगा यहाँ पर भारत को इंडिया नाम क्यों पड़ा। याद रखिएगा यूनानियों ने बाबू, याद रखिएगा इसका नाम यानी भारत को इंडिया नाम रखा था। यूनानियों ने भारत का नाम क्या रखा था, इंडिया रखा था। हमेशा याद रखिएगा यूनानियों ने भारत का नाम इंडिया रखा था, ठीक है। आर्यावर्त किसने रखा था, आर्यावर्त बाबू आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसे याद रखिएगा भारत को नहीं आर्यावर्त रखा गया, ठीक है। भारत को आर्यावर्त क्यों रखा गया नाम, याद रखिएगा आर्यों का निवास स्थल यहाँ था। याद रखिएगा यानी कि आर्यों ने ही यानी कि सबसे पहले आर्यों ने ही निवास किया था, याद रखिए, इसलिए क्या रखा गया, आर्यावर्त नाम रखा गया भारत को, ठीक है। तो आप लोग को पता हो गया मेन रूप से याद रखिएगा भारत को 4 नाम से पुकारा गया। याद रखिएगा पहला तो भारत हो गया, आप लोग को पता होगा पहला भारत हो गया, ठीक है। दूसरा की बात किया जा रहा है, दूसरा क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान याद रखिएगा, दूसरा हिंदुस्तान हो जाएगा, हिंदुस्तान हो जाएगा। तीसरा की बात किया जाए तो याद रखिएगा इंडिया हो जाएगा, इंडिया यूनानियों के द्वारा रखा गया था। और चौथा की बात किया जाए तो याद रखिएगा आर्यावर्त हो जाएगा, आर्यावर्त हो जाएगा। पांचवा याद रखिएगा वहवर्त हो जाएगा, पांचवा भी याद रखिएगा, पांचवा भी हो जाएगा वहवर्त, याद रखिएगा वहवर्त हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 5 नामों से पुकारा गया, लगभग मान लीजिएगा 5 नाम ही रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मेन रूप से यानी कि 4 नाम का ज्यादा यानी कि चर्चा रहता है, याद रखिएगा, लेकिन 5 नाम से पुकारा गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे है क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से नोट पॉइंट कीजिएगा। अगर कॉपी कलम लिए होंगे तो नोट पॉइंट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है और एकदम बेसिक रूप से क्लास चलेगा बाबू। चाहे आप लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, याद रखिएगा ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए एकदम ये क्लास एकदम बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो जरूर क्लास बढ़िया से कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट देखिएगा फर्स्ट, भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने प्रदान किया था, देखिएगा यहां पर विस्तार रूप से दिया गया है। तो याद रखिएगा ईरानियों ने, हमेशा याद रखिएगा ईरानियों ने यानी कि हिंदुस्तान की संज्ञा दिया था। ईरानियों के द्वारा ही देखिएगा यानी कि भारत को हिंदुस्तान नाम दिया गया था। ईरानियों के द्वारा ही याद रखिएगा भारत को क्या नाम दिया गया था, हिंदुस्तान नाम दिया गया था, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट है कि बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से लोकप्रिय था। तो याद रखिएगा बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से लोकप्रिय था, तो याद रखिएगा जम्बू द्वीप के नाम से लोकप्रिय था। हमेशा याद रखिएगा भारत जो था याद रखिएगा जम्बू द्वीप के नाम से क्या था, लोकप्रिय था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला पॉइंट है कि भारत की खोज सर्वप्रथम किस यात्री ने की थी, याद रखिएगा वास्को डी गामा, याद रखिएगा वास्को डी गामा ने किया था। याद रखिएगा भारत की खोज सर्वप्रथम किस यात्री ने की थी, वास्को डी गामा ने की थी, यानी कि ये पुर्तगाल यात्री था बाबू, याद रखिएगा हमेशा ये पुर्तगाल यात्री था। वास्को डी गामा ने भारत कब आया था, याद रखिएगा 1498 आया था, 1498 में भारत आया था, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ आया था, तो याद रखिएगा गोवा में आया था, गोवा में एक जगह है, याद रखिए, सॉरी केरल में आया था बाबू, ठीक है, सबसे पहले केरल में आया था, याद रखिएगा केरल में आया था, केरल के कालीकट जगह पर आया था, केरल के कालीकट जगह पर आया था, याद रखिएगा कालीकट जगह पर आया था, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि बात कर रहा है यहाँ पर कि भारत की खोज सर्वप्रथम किस यात्री ने किया था, तो भारत की खोज नहीं किया था बल्कि समुद्री मार्ग की खोज किया था, याद रखिएगा समुद्री मार्ग की खोज किया था, यहाँ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कर रहा है, आगे सब लोग ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, तो ग्रीक होगा, यानी कि यूनानी ने किया था इंडिया शब्द का प्रयोग, आप लोग को पता होगा, आप लोग को पढ़ाए ऊपर ही पढ़ा दिए, ठीक है। यानी कि भारत को कितने नाम से पुकारा गया, तो याद रखिएगा 5 नाम से पुकारा गया, ठीक है। इसमें यानी कि इंडिया भी शामिल था,
इंडिया भी शामिल था। इंडिया को किसने पुकारा था? तो याद रखिएगा यूनानी ने पुकारा था। आप लोग को पता होगा यूनानी ने इंडिया को नाम पुकारा था। याद रखिएगा इंडिया जो था यानी कि किस भाषा का शब्द था? तो याद रखिएगा ग्रीक भाषा के शब्द था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इंडिया जो शब्द था वो किस भाषा के शब्द था? तो याद रखिएगा ग्रीक भाषा के शब्द था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। आगे है कि आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति, यानी कि भारत का जो आकार है और क्या है भौगोलिक स्थिति उसको देखेंगे। और याद रखिएगा यहाँ पर मैप के साथ देखेंगे। ठीक है, मैप के साथ देखिएगा, छोटा चैनल है बाबू, छोटा चैनल में भी मैप के साथ आप लोग को पढ़ा रहे हैं, बहुत गर्व की बात है। ठीक है, लेकिन छोटा चैनल में भी यानी कि मैप के साथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सोच सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट आप लोग देखिएगा, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी कि भारत का कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है तो याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखिएगा आगे क्या कर रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का, भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा 2.4% है। 2.4% हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा 2.4% हो जाएगा। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ध्यान दीजिएगा 2.4% हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ा यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश हो जाएगा रूस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा रूस हो जाएगा। 7वां पर आता है बाबू, याद रखिएगा भारत, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की कितने स्थान पर आता है? तो याद रखिएगा 7वां स्थान पर आता है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। आगे ध्यान दीजिएगा कि भारत की भू आकृति किस प्रकार की है? तो याद रखिएगा चतुष्कोणीय हो जाएगा। भारत की जो भू आकृति है तो कैसी है? तो याद रखिएगा चतुष्कोणीय हो जाएगा भारत की भू आकृति। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। सभी लोग याद रखिएगा बाबू, ये सब जितना भी पढ़ा रहा है सब मेन पॉइंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एकदम बेसिक से क्लास चल रहा है। ठीक है, बेसिक से क्लास चल रहा है। चलिए आगे देखिएगा, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो याद रखिएगा 3214 किलोमीटर है। याद रखिएगा 3214 किलोमीटर हो जाएगा भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो याद रखिएगा 2933 किलोमीटर हो जाएगा। 29 से 33 किलोमीटर हो जाएगा। भारत का कुल विस्तार कितना है? तो याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आप लोग को पता होना चाहिए, रिवाइज भी करते रहिएगा पीछे वाला। ठीक है, याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, जो कि विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जो कि विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, जिसमें पूछ रहा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो याद रखना 3214 किलोमीटर है। ठीक है, अब भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो याद रखिएगा 2933 किलोमीटर है। देखिएगा मैप में समझा देंगे। ठीक है, आगे होगा तो ठीक है, आएगा मैप थोड़ा टाइम के बाद। चलिए आगे देखिएगा, आगे है कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? यानी कि द्वीपों सहित पूछ रहा है तो भारत की कुल तट रेखा की लंबाई की बात किया जा रहा है। तो याद रखिएगा 7516.6 किलोमीटर है। याद रखिएगा 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा आगे क्या है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? तो याद रखिएगा भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है तो याद रखिएगा देखिए 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। 15,200 किलोमीटर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। और बात किया जाए बाबू, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगता है? यानी कि भारत के साथ किस देश का स्थलीय सीमा सबसे अधिक लगता है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश, हमेशा याद रखिएगा बांग्लादेश का सबसे अधिक स्थलीय सीमा लगता है। सभी एकदम बेसिक रूप से पढ़ाएंगे। ठीक है, एकदम समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यानी कि कितना लगता है, यानी कि कितना किलोमीटर की सीमा लगता है। ठीक है, ये भी आप लोग बताइएगा। सभी एकदम बेसिक रूप से पढ़ाएंगे। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए आगे देखिएगा आगे क्या करा है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, 7वां स्थान हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान। याद रखिएगा एक ठो ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि एक ठो ट्रिक याद रखिएगा, रुक चीन याद रखिएगा, एक ठो ट्रिक याद रखिएगा, रुक चीन अब आ भारत, अब आ
भारत, याद रखिएगा अब आ भारत, याद रखिएगा रुक चीन एक अब आ भारत। रूस से याद रखिएगा बाबू 7वां स्थान, पहला स्थान की बात किया जाए तो याद रखिएगा रूस से रूस हो जाएगा। क से क्या हो जाएगा कनाडा हो जाएगा। ची से क्या हो जाएगा चीन हो जाएगा। आ से क्या हो जाएगा बताइएगा अमेरिका हो जाएगा। ब से क्या हो जाएगा ब्राजील हो जाएगा। और क्या हो गया 3 2 5 हो गया। और आ से क्या हो जाएगा अर्जेंटीना हो जाएगा। भै से क्या हो जाएगा भारत हो जाएगा, याद रखिएगा भारत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा अधिक सीमा किसका लगता है तो याद रखिएगा यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश हो जाएगा यानी कि रूस हो जाएगा, याद रखिएगा। 7वां अपना भारत आता है 7वां स्थान पर, तो ध्यान दीजिएगा ये ट्रिक याद रखिएगा रुक चीन अब आ भारत, याद रखिएगा रुक चीन अब आ भारत, ये ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से बात किया जा रहा है तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है तो याद रखिएगा दूसरा स्थान हो जाएगा, याद रखिएगा दूसरा स्थान हो जाएगा। याद रखिएगा ये भी डाटा गलत है बाबू, याद रखिएगा 2011 के अनुसार है, याद रखिएगा 2011 के अनुसार है, ये डाटा के अनुसार है यानी कि दूसरा स्थान है। लेकिन वर्तमान में अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा वर्तमान में भारत ही नंबर 1 पर आ रहा है, याद रखिएगा भारत नंबर 1 पर आ रहा है। दूसरा नंबर पर कौन आ रहा है तो याद रखिएगा चीन आ रहा है, दूसरा नंबर पर चीन आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है 2011 के जनगणना के अनुसार ही चलना है, ठीक है। 2011 के अनुसार ही चलना है, ठीक है, याद रखिएगा यानी कि दूसरा स्थान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा आगे क्या करा है कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है तो याद रखिएगा भारत का कुल जनसंख्या यानी कि विश्व की कुल जनसंख्या का याद रखिएगा 17.5% है, याद रखिए 17.5% यानी कि अधिक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आगे क्या है जो सभी लोग आगे देखिएगा आगे क्या है जो आगे है यानी कि भारतवर्ष में गांवों की संख्या लगभग कितनी है तो याद रखिएगा भारत में यानी कि गांवों की संख्या है 6.40 यानी कि लाख से अधिक है, यानी कि गांव में यानी कि 4.40 लाख से क्या है अधिक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2011 के सब जनगणना के अनुसार है, ठीक है, अभी जनगणना नहीं हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आगे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो याद रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका यानी कि अक्षांशीय विस्तार यानी कि भारत का अक्षांशीय सब विस्तार हो गया, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, ऊपर ही बताए थे थोड़ा मतलब तब पर भी आ गया, देखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा भारत का देशांतरीय विस्तार। ये दोनों जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा आगे क्या कर रहा है मानक समय देखिएगा, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मानक समय के बारे में, ठीक है। यहाँ पर मैप थोड़ा सा मैप के थ्रू समझाएंगे, ठीक है। मानक समय देखिएगा भारत में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है तो आप लोग को याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना जाता है, याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत में याद रखिएगा भारत का मानक समय माना जाता है, हमेशा याद रखिएगा पॉइंट को, ठीक है। आगे देखिएगा अगला पॉइंट है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस शहर से होकर गुजरती है, याद रखिएगा प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, याद रखिएगा प्रयागराज कहाँ है, याद रखिएगा प्रयागराज कहाँ है तो आप लोग को पता होनी चाहिए यूपी में है प्रयागराज हो जाएगा, यानी कि प्रयागराज के थोड़ा नैनी हो जाएगा, ठीक है, नैनिक से होकर गुजरती है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा आगे देखिएगा मैप के थ्रू आप लोग देख सकते हैं, यानी कि मैप के थ्रू थोड़ा देख सकते हैं, छोटा कर लेते हैं इसको, यानी कि देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा देख सकते हैं आप लोग, इतना मतलब मोबाइल अथी है तो यानी कि लैपटॉप नहीं है बाबू, थोड़ा सा ध्यान करना होगा, ठीक है, एडजस्ट करना होगा। देखिएगा यहाँ पर देखिए यानी कि कहाँ से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजर रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजर रही है, ठीक है। और याद रखिएगा जो यानी कि सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है तो याद रखिएगा पहले यूपी में प्रवेश करती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर क्या हो जाएगा एमपी में प्रवेश करती है, दूसरा बार एमपी में प्रवेश करती है, तीसरा बार हो जाएगा छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, तीसरा बार सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, चौथा यानी कि ओडिशा में प्रवेश करती है, ध्यान दीजिएगा ओडिशा में प्रवेश करते हैं, ओडिशा में प्रवेश करती है, पांचवा आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है, याद रखिएगा। पहले तो याद रखिएगा पहले यानी कि पूछा जाएगा कि भारत का जो मानक समय है कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो हमेशा याद
रखिएगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन हो गया देखिएगा, पहले यूपी हो गया, दूसरा हो जाएगा एमपी मध्य प्रदेश हो गया, तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, चौथा हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा और पांचवा हो जाएगा जो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत का मानक समय। देखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे पहले याद रखिएगा प्रयागराज, याद रखिएगा प्रयागराज नैनी, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा जो सर्कल चल रहा है, देखिएगा प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है सबसे पहले, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा सब लोग, आगे क्या है थोड़ा बढ़ा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सब लोग देखिएगा, इसको और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उसका लेवल में लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या है, आगे सब लोग देखिएगा कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है, यानी कि भारतीय मानक समय यानी कि विश्व लेवल से कितना आगे है, याद रखिएगा 5.5 घंटा आगे, 5.5 घंटा यानी कि 5 घंटा 30 मिनट आगे, नहीं 5.5 घंटा वही बोल रहे हैं। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है, तो याद रखिएगा 5.5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, याद रखिएगा ना विश्व के लेवल से बात किया जा रहा है कि विश्व से कितना यानी कि आगे, तो याद रखिएगा 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, आगे देखिएगा कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोग को बताएं अभी ही 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या हो जाएगा, 5 राज्यों का नाम हो जाएगा, पहला तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से गुजरती है, प्रयागराज में एक छोटा सा गांव है नैनी, याद रखिएगा प्रयागराज में छोटा सा गांव है नैनी, नैनी से होकर गुजरती है। दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, दूसरा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। तीसरा की बात किया जाए तो याद रखिएगा तीसरा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, हमेशा याद रखिएगा तीसरा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, और चौथा उड़ीसा से होकर गुजरती है। पांचवा की बात किया जाए तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगला क्या है कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा विस्तार में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसको भी मैप के थ्रू ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा कर्क रेखा, देखिएगा बेहद ही इंपॉर्टेंट है बाबू, एग्जाम में इससे भी सवाल बनता है कर्क रेखा से भी। ठीक है, पूछ दिया जाएगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये पूछेगा तो क्या क्या बताइएगा, आप लोग बता सकते हैं नहीं ना। चलिए बताइए आगे देखिएगा, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा कर्क रेखा कहा जाता है। देखिएगा विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोग को। ठीक है, आप लोग देखिएगा यहाँ पर विषुवत रेखा बीच से गुजरता है, क्या गुजरता है, इसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। देखिएगा विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा, याद रखिएगा विषुवत रेखा इसको कहा दिए। इसके आगे 23.5 डिग्री, याद रखिएगा 23.5 डिग्री थोड़ा सा आगे, यानी कि यहाँ से याद रखिएगा बाबू कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, ध्यान दीजिएगा कर्क रेखा गुजरती है यहाँ से। ठीक है, और नीचे थोड़ा याद रखिए 23.5 डिग्री नीचे याद रखिएगा, यानी कि कौन सा रेखा गुजरती है, याद रखिएगा मकर रेखा गुजरती है, याद रखिएगा मकर रेखा गुजरती है यहीं से। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सबसे इतना से समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, विषुवत रेखा का क्या करा, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी कि विषुवत रेखा ये देखिएगा विषुवत रेखा ये है। ठीक है, उत्तर में स्थित यानी उत्तर में स्थित है, यानी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहते हैं। आप लोग को पता चल गया इतना। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या है, आगे देखिएगा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिएगा एकदम बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सब पूछा जाता है, तो बताइएगा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। राज्य की बात किया जा रहा है तो याद रखिएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिएगा कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, दूसरा की बात किया जाए तो याद रखिएगा दूसरा राजस्थान हो जाएगा, तीसरा की बात किया जाए तो याद रखिएगा तीसरा मध्य प्रदेश हो जाएगा, चौथा की बात किया जाए तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, पांचवा की बात किया जाए तो याद रखिएगा झारखंड हो जाएगा, छठा की बात किया जाए पश्चिम बंगाल त्रिपुरा हो जाएगा, और एक ठो मिजोरम हो जाएगा। एक ठो ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक आप लोग को बता देते हैं। ठीक, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, ट्रिक एक ठो याद रखिएगा आप लोग शायद जानते होंगे, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, याद रखिएगा मित्र पर गमछा झार, याद रखिएगा मित्र पर गमछा झार, याद रखिएगा। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम, ध्यान दीजिएगा मिजोरम हो जाएगा यहाँ पर। त्र से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। प से क्या हो जाएगा बताइएगा, पर्स नहीं हो जाएगा, पास से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सॉरी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम
बंगाल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और ग से क्या हो जाएगा बताइएगा, ग से क्या हो जाएगा बताइएगा, ग से क्या हो जाएगा, ग से तो नहीं होगा। म से क्या हो जाएगा बताइएगा, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी कि एमपी हो जाएगा। और छ से क्या हो जाएगा, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़ बाबू, ठीक है, यानी कि सीजी हो जाएगा, ठीक है, सीजी हो जाएगा। झार से क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, झार से क्या हो जाएगा, झारखंड, झारखंड हो जाएगा, यानी कि झारखंड हो जाएगा। मी से मिजोरम हो गया, त्र से त्रिपुरा हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और म से क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, और छ से छत्तीसगढ़ हो गया, और जैसे क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, यानी कि 8 राज्य हो जाएगा। देखिए पहला हो गया झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, कई राज्य होगा देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 राज्य हो गए, 6वें राज्य हो रहा है, याद रखिएगा 6वें राज्य यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। राजस्थान एक होगा बाबू, ठीक है, आर से राजस्थान हो जाएगा, यहाँ पर छूट गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। अगर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, थोड़ा सा छूट गया, ठीक है, इसलिए माफी मांगते हैं आप लोग से, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे देखिएगा कर्क रेखा, यहाँ पर देखिएगा मैप के थ्रू आप लोग को समझा सकते हैं, ठीक है। देखिएगा कर्क रेखा भारत है, मान लीजिए भारत है, भारत है, देखिएगा कितने राज्यों से हो गए, ये जो है ना, यानी कि देखिएगा ये वाला लाइन याद रखिएगा, यहाँ पर देखिएगा ये वाला लाइन जो जा रहा है, याद रखिएगा एक क्या जा रहा है, कर्क रेखा जा रहा है। पहला देखिएगा गुजरात हो जाएगा, यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, तीसरा क्या हो गया, एमपी हो गया, चौथा की बात किया जा रहा है तो याद रखिएगा चौथा हो जाएगा सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा, पांचवा की बात किया जाए झारखंड हो जाएगा, याद रखिएगा झारखंड हो जाएगा, और छठा की बात किया जाए तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है, और सातवां की बात किया जाए तो त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है, त्रिपुरा हो जाएगा, आठवां की बात किया जाए तो याद रखिएगा मिजोरम हो जाएगा, ठीक है, मिजोरम हो जाएगा। तो सबको याद रखिएगा, याद रखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से यानी कि कर्क रेखा बाबू, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है जो अगला पॉइंट देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग को मैप के थ्रू पढ़ा रहे हैं, आप लोग को सोच सकते हैं, ठीक है, खुद भी सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर गुजरती है, पड़ोसी देश पूछ रहा है तो याद रखिएगा बांग्लादेश से होकर गुजरती है, ठीक है, बांग्ला पड़ोसी देश से होकर गुजरती है। एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जाता है कि यानी कि पूछा जाएगा कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर गुजरती है, तो हमेशा बताइएगा बांग्लादेश से होकर गुजरती है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्या है, मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को आपस में काटती है, मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को आपस में काटती है, याद रखिएगा हमेशा छत्तीसगढ़ में आपस में काटती है। देखिएगा मानक समय है जो, देखिएगा आप लोग देखते हैं कि मानक समय कहाँ से शुरू होता है, तो याद रखिएगा यूपी से शुरू होता है, और कितने राज्यों में तक, कितने राज्यों में इसका आती है, तो याद रखिएगा 5 राज्यों में हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, और क्या हो जाएगा, कर्क रेखा, कर्क रेखा भी देखिएगा आप लोग 8 राज्य में होता है, यानी कि जो यानी कि देखिएगा मानक समय, तो याद रखिएगा मानक समय रेखा तो इस ऐसे आता है, ठीक है, देखिएगा यह ऐसे आता है, और याद रखिएगा, और कर्क रेखा ऐसे आता है। तो याद रखिएगा जो यहाँ पर रहता है तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में मिलता है, छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में मिलता है, ठीक है। इसी को कह रहा है कि मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को आपस में काटती है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कर्क रेखा राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा 2 जिला की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा डूंगरपुर, याद रखिएगा पहला जिला का नाम होगा डूंगरपुर, दूसरा को हो जाएगा बांसवाड़ा हो जाएगा, दूसरा जिला का नाम क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या है जो देखिएगा बाबू, यानी कि कर्क रेखा के निकटतम स्थित भारतीय नगर के यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला कोलकाता हो जाएगा, पहला हो जाएगा कोलकाता, दूसरा हो जाएगा आइजोल हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अगरतला हो जाएगा, चौथा हो जाएगा उज्जैन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोलकाता को जरूर याद रखिएगा, बेसिक उतना मतलब हेल कर नहीं पूछता, ठीक है, यानी कि सिलेबस में उतना, यानी कि इतना ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम अथी करके पूछेगा, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, कोलकाता आइजोल, एक ठो यानी कि कोलकाता को जरूर याद रखिएगा, कोलकाता बार बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, और है बहुत है, शायद देखिएगा गांधीनगर हो जाएगा, और जोधपुर हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा, रांची हो जाएगा, यानी कि रायपुर हो जाएगा। रांची तो जरूर पूछेगा, VVI एकदम एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, एकदम एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाएगा कि यानी कि झारखंड की कौन सी यानी कि राजधानी पूछता है, ठीक है, झारखंड की राजधानी आप लोग को पता होगा, यानी कि एक ठो शहर है, नहीं झारखंड की 180 पूछेगा कि रांची है, झारखंड की राजधानी कहाँ है, पहले आप लोग बताइए तो झारखंड की राजधानी कहाँ है, झारखंड की राजधानी रांची है ना, है रांची ही होगा, ठीक है। तो कौन सा पूछेगा कि झारखंड की राजधानी जो है, यानी कि
कहने की पूछेगा, देखिएगा थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है, करके रांची होगा, ठीक है, याद रखिएगा रांची है। रांची से एक ठो सवाल आता है, ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, एक राजधानी के थ्रू पर ही आता है, ध्यान दीजिए, देख लीजिएगा, ठीक है आप लोग। चलिए आगे देखिएगा, आगे कह रहा है भारत के दूरस्थ बिंदु, देखिएगा भारत का दूरस्थ बिंदु, ठीक है। चलिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, याद रखिए दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है तो याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग, ठीक है, ये इंदिरा पॉइंट है जब आप याद रखिएगा कहाँ स्थित है, बताइएगा, इंदिरा पॉइंट है जो कहाँ स्थित है, याद रखिएगा अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में याद रखिएगा, अंडमान निकोबार में स्थित है, याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। आगे पूछ रहा है कि भारत की मुख्य, यहाँ पर कंफ्यूज होता है बहुत लोग, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट भी दिया रहेगा और कन्याकुमारी भी दिया रहेगा, तो आप लोग किसको लगाइएगा, लेकिन पूछेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यानी कि इंदिरा पॉइंट भी दिया हुआ रहेगा और कन्याकुमारी भी दिया रहेगा, तो किसको लगाइएगा आप लोग, तो याद रखिएगा हमेशा लगाइएगा इंदिरा पॉइंट को लगाइएगा, ठीक है, कन्याकुमारी को कभी मत लगाना, ठीक है, गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारत की मुख्य भूमि पूछेगा तो लगाइएगा, मुख्य भूमि पूछेगा तो आप याद रखिएगा कन्याकुमारी होगा, ठीक है, कि मुख्य भूमि पूछेगा तो हमेशा लगाइएगा कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा कि भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो याद रखिएगा केप कमोरिन यानी कि कन्याकुमारी में स्थित है, जो कि कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में, कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम क्या था, इंदिरा पॉइंट का जो पूर्व नाम था वो क्या था, तो याद रखिएगा पिगमेलियन पॉइंट था, याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम क्या था, तो याद रखिएगा पिगमेलियन पॉइंट था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, याद रखिएगा कहाँ स्थित होगा, तो याद रखिएगा बड़ा निकोबार, वही तो बोल रहे हैं अंडमान निकोबार, बड़ा निकोबार में होगा, मेन रूप से इनकी बड़ा निकोबार में ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, तो याद रखिए कन्याकुमारी में ही मिलते हैं, कन्याकुमारी में ही मिलते हैं, आप लोगों को पता होगा, याद रखिए। देखिए यहाँ पर भारत का यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु का हिस्सा, नहीं कि यहीं पर मिलता है, देखिएगा तीनों महासागर हो जाएगा, इन्हें बंगाल की खाड़ी होता है, देखिएगा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, अरब सागर किधर होगा बताइएगा, अरब सागर इधर हो जाएगा, ठीक है, अरब सागर हो जाएगा, अरब सागर हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा, याद रखिएगा हिंद महासागर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों कहाँ मिलती है, तो याद रखिएगा बंगाल यानी कि कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु में मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे कि भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो बताइएगा भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कॉल हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है, यानी कि ऊपर का उत्तर का बिंदु पूछ रहा है, ठीक है। भारत का जी देखिएगा उत्तर का बिंदु यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऐसे करके भारत है, यहाँ पर देखिएगा ऐसे करके भारत है, यानी कि यहाँ वाला बिंदु पूछ रहा है, तो याद रखिए कौन है, तो याद रखिए इंदिरा कॉल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा, किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में किबुथु हो जाएगा, याद रखिएगा किबुथु है जो कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिए किबुथु हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु पूछ रहा है, तो याद रखिए गौर माता या गुहार मोती से भी कहा जाता है, याद रखिए गौर माता या गुहार मोती भी कहा जाता है बाबू, तो याद रखिए कहाँ स्थित है, याद रखिए गुजरात में स्थित है, याद रखिए गुजरात में स्थित हो जाएगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पर मैप के थ्रू आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। पहले देखिएगा उत्तरी बिंदु बाबू, ठीक है, उत्तरी बिंदु पूछ रहा है, याद रखिए, देखिए यहाँ पर है, ठीक है, उत्तरी बिंदु यानी कि कौन है, इंदिरा कॉल हो जाएगा, जो कि कहाँ है, सियाचिन यानी कि सियाचिन यानी कि लद्दाख में हो जाएगा, देखिएगा उत्तरी बिंदु। और पूर्वी बिंदु की बात किया जा रहा है, तो याद रखिए पूर्वी बिंदु यहाँ पर है, देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा पूर्वी यानी किबुथु में स्थित है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। पूर्वी बिंदु को क्या हो जाएगा, यानी कि किबुथु हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा बाबू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गौ माता या गुहार माता, गौ माता या गुहार मोती हो जाएगा, गुहार मोती हो जाएगा, जो कहाँ स्थित है, याद रखिए गुजरात में हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा, कहाँ स्थित है, याद रखिए गुजरात में स्थित हो जाएगा, ठीक है। निचला देखिएगा यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं, देखिएगा निचले वाला भाग देखिएगा, दक्षिणतम बिंदु देखिएगा, यहाँ पर देखिए बाबू कन्याकुमारी है, ये हुआ, देखिएगा यहाँ पर से पूछता है कि भारत का मुख्य भूमिका बाबू, ठीक है, भारत का मुख्य भूमिका, याद रखिएगा भारत का मुख्य भूमिका भाग है, आप लोग को पता होगा, भारत का मुख्य भूमिका भाग है, यानी कि दक्षिणतम भाग है, तो याद रखिए कौन है, तो याद रखिए कन्याकुमारी हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु, याद रखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मुख्य भूमि पर क्या हो जाएगा, दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। देखिए यहाँ पर निकोबार में स्थित है,
यहाँ पर देखिएगा दक्षिणतम, यानी कि पूछा जाएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा, तो याद रखिएगा यानी कि इंदिरा पॉइंट लगाइएगा। लेकिन यहाँ पर अगर पूछ दिया जाए मुख्य भूमि, तो याद रखिएगा इंदिरा यानी कि कन्याकुमारी लगा दीजिएगा, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, यानी कि इंदिरा पॉइंट याद रखिएगा ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। तो आप लोग को मैप के थ्रू भी आप लोग को समझा दिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या है यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पड़ोसी देश के दिया हुआ है, यानी कि भारत का पड़ोसी देश का नाम दिया हुआ है। देखिएगा भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है, तो याद रखिएगा स्थलीय सीमा की बात किया जाए तो याद रखिएगा 7 देशों के साथ लगती है, यानी कि सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। राइटिंग पर मत जाइएगा, ठीक है, बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है। महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य दिया हुआ है, देखिएगा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य को देखिएगा, देश की सीमाएं प्रकृति एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। देश की जो सीमा है याद रखिएगा प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। आगे देखिएगा भारत की स्थानीय सीमाएं उत्तरी पश्चिमी में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में चीन और एवं नेपाल हो जाएगा, और उत्तर पूर्व में भूटान तथा बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ लगी है। देशों को ध्यान दीजिएगा। आगे बाबू की दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय है, जो जिसका नाम है श्रीलंका, यानी कि दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय है, यानी कि श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा। यानी कि पूछा जाएगा एग्जाम में कि दक्षिण भारत के दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय कौन हो जाएगा, यानी कि द्वीपीय यानी कि देश कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा श्रीलंका हो जाएगा और मालदीव हो जाएगा। आगे देखिए पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। चलिए यहाँ देखिएगा, ये अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ लगी है। कितना है, तो याद रखिएगा 4096 किलोमीटर हो जाएगा, 4096 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है, ठीक है। भारत का सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है, तो याद रखिएगा 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा वह कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो याद रखिएगा त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है बाबू, याद रखिएगा जो कि 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या है जो आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू कि किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की सीमा है जो बाबू, याद रखिएगा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है, ठीक है। आगे देखिएगा कि भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कर रहा है जो आगे देखिएगा कि भारत का तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, तो याद रखिएगा अध्यारोपित सीमा का क्या है उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा बाबू कि भारत के साथ कितना कि देश लगता है, तो आप लोग को पता होनी चाहिए कि भारत के साथ 7 देश लगता है। यानी कि पहला देश देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा भूटान, पहला देश हो जाएगा भूटान हो जाएगा, आप लोग को बता देते हैं मैप में। दूसरा क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, ये वाला देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा नेपाल हो जाएगा। दूसरा हो गया, ठीक है, पहला यहाँ पर हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा की बात किया जा रहा है तो याद रखिएगा चीन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा चीन बाबू, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। चौथा हो जाएगा, याद रखिएगा अफगानिस्तान हो जाएगा, यहाँ पर अफगानिस्तान यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अफगानिस्तान हो जाएगा। चलिए पांचवा यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान यहाँ पर हुआ, पांचवा पाकिस्तान हो गया, देखिएगा, ठीक है, पाकिस्तान हो गया। और देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा यानी कि बांग्लादेश हो गया, कैमा हो गया, छठा हो गया। एक और लगता है म्यांमार, म्यांमार इधर नीचे होगा, इधर होगा, इधर होगा म्यांमार, 7वां हो जाएगा। आप लोग को बता दिए 7वां ताल्लुक, ठीक है। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो, चलिए यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे आप लोग को, ठीक है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबद्ध राज्य, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं क्या हो जाएगा, संबद्ध राज्य हो जाएगा। देखिएगा यहाँ देश का नाम दिया हुआ है, इधर लंबाई दिया हुआ है, इधर समवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। पहला देखिएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश का सीमा कितना हो जाएगा, 4096.7
किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और कितने राज्यों से होकर कितने राज्य के साथ सीमा लगाती है? 5 राज्यों हो जाएगा। पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और असम हो जाएगा। त्रिपुरा बाबू याद रखिएगा तीनों ओर से घिरा हुआ है, बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, याद रखिएगा त्रिपुरा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। दूसरा देखिएगा चीन हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। देखिएगा चीन यानी कि इतना यानी कि 3488 किलोमीटर का सीमा लगाती है, 5 राज्यों के साथ यानी कि सीमा लगता है। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, ठीक है। तीसरा देखिएगा पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान यानी कि 3323 किलोमीटर की सीमा लगाती है, यानी कि 5 राज्य से भी सीमा लगाती है बाबू, याद रखिएगा। गुजरात हो गया, राजस्थान हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा आगे क्या है जो, रुक जाइए थोड़ा सा, हाँ रुक जाइए थोड़ा सा, अरे यार यहीं पर होना चाहिए। पाकिस्तान को तो आप लोग बता दिए, 5 राज्यों के साथ सीमा लगता है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से हो जाएगा, ठीक है। नेपाल की बात की जाए तो नेपाल हो जाएगा 1751 किलोमीटर की सीमा लगाती है, 5 राज्यों से भी सीमा लगाती है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा याद रखिएगा यानी कि नेपाल है, याद रखिएगा बिहार के साथ सीमा लगाती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। कितने राज्य? याद रखिएगा 7 राज्यों से, हाँ सॉरी 7 जिलों से, याद रखिएगा 7 जिलों से, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा म्यांमार हो जाएगा 1643 किलोमीटर हो जाएगा, इसका साथ सीमा लगता है। और याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश यानी कि नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर यानी कि 4 राज्यों से भी सीमा लगाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा भूटान की बात किया जा रहा है। भूटान को देखिएगा, भूटान कितने राज्यों के साथ सीमा लगाती है? तो याद रखिएगा, पहले तो याद रखिएगा 699 किलोमीटर की सीमा लगाती है, 4 राज्यों से सीमा लगाती है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से हो जाएगा, ठीक है। सातवां देखिएगा, सातवां यहाँ पर हो जाएगा अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर की सीमा लगाती है। और याद रखिएगा केवल एक से लगाती है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से लगाती है, ठीक है, यानी कि लद्दाख से लगाती है, ठीक है, याद रखिएगा। टोटल सीमा कितना हो जाएगा? 15,106 किलोमीटर की सीमा लगाती है भारत के साथ, आप ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा आगे क्या है जो, सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या है कि भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रश्न देखिएगा बाबू, बहुत बार एग्जाम में इससे भी सवाल बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा भारत में कुल राज्यों की संख्या की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा 28 राज्य है, ठीक है। भारत में 28 राज्य है अभी तक, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में के 4 बड़े राज्यों की क्रमशः कौन से हैं? याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर तो हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, दूसरा स्थान पर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, तीसरा स्थान पर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, चौथा स्थान पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश तो याद रखिएगा जनसंख्या में तो नंबर 1 पर हो जाएगा, पहले तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या में नंबर 1 पर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल में सबसे नंबर 1 पर राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र पर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा कितना किलोमीटर है, सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। किलोमीटर को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। किलोमीटर तो हालांकि उतना भर नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब जनसंख्या की दृष्टि से क्या करा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य क्रमशः कौन से हैं? याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है, तो याद रखिएगा पहला हो जाएगा यूपी, आप लोग को पहले बता दिए यूपी हो गया। दूसरा की बात किया जाए तो याद रखिएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, चौथा की बात किया जाए तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में 19.98 करोड़ यानी कि जनसंख्या है, 11.23 करोड़ हो जाएगा यानी कि महाराष्ट्र में, और 10.40 करोड़ हो जाएगा यानी कि बिहार में, और पश्चिम बंगाल में 9.12 करोड़ हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा जनसंख्या। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो, सभी लोग देखिएगा। आगे देखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो आप लोग को पता हो गया, राजस्थान हो गया, राजस्थान हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। छोटा राज्य पूछ रहा है बाबू, छोटा राज्य हो जाएगा गोवा हो जाएगा, जिसका देखिएगा क्षेत्रफल कितना है? याद रखें 3702 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, 3702 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा आगे क्या करा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? याद रखिएगा राज्य की बात कर रहे हैं जनसंख्या की दृष्टि से, याद रखिएगा सिक्किम हो जाएगा। यानी कि
और सबसे बड़ा राज्य कौन है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा यूपी हो जाएगा। छोटा राज्य की बात किया जा रहा है तो याद रखिएगा सिक्किम हो जाएगा। याद रखिएगा जनसंख्या इतना कितना है, यानी कि ये सब जितना भी डाटा दिखा रहे हैं बाबू, याद रखिएगा 2011 के अनुसार दिखा जा रहा है, ठीक है। यानी कि 2011 के अनुसार ये सब डाटा दिखाया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा कि भारत में स्थलरूढ़ राज्यों की संख्या कितनी है, यानी कि भारत में स्थलरूढ़ राज्यों की संख्या कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। भारत में स्थलरूढ़ राज्यों की संख्या कितना हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा 20 राज्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आगे क्या है, जो आगे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगला पॉइंट है कि वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा बाबू याद रखिएगा 8 राज्यों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 8 राज्यों से जुड़ा हुआ है और एक संघ राज्य से जुड़ा हुआ है। एक संघ राज्य में कौन हो जाएगा, एक संघ राज्य में हो जाएगा दिल्ली ही होगा, ठीक है। पास में है दिल्ली ही होगा, ठीक है। एक संघ राज्य में दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में संलग्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया हुआ है। यहाँ देखिएगा हरियाणा है, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, बिहार हो जाएगा और हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा और केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा। दिल्ली हो जाएगा, नहीं बताइए आप लोगों को कि दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हो जाएगा, ठीक है। अभी बताइए आप लोग को। चलिए आगे देखिएगा। भारत का वह कौन सा एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करता है, तो याद रखिएगा सोनभद्र हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। सोनभद्र हो जाएगा जो कि कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। आगे देखिएगा बाबू आगे क्या करा है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जिले हैं, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में बाबू याद रखिएगा 75 जिले हैं। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जिले हैं, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिले हैं, यानी कि 75 जिले हैं। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कितना जिला है, तो याद रखिएगा 75 जिले हैं, ठीक है। आगे देखिएगा भारत के तटीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एवं तट रेखा की लंबाई, याद रखिएगा भारत के तटीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एवं तट रेखा की लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तटीय राज्य इधर दिया हुआ है, इधर तटीय राज्य दिया हुआ है एवं तट की लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है, द्वीप समूह है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा, कितना किलोमीटर हो जाएगा, 1962 किलोमीटर हो जाएगा। गुजरात की बात किया जाए तो याद रखिएगा 1214 किलोमीटर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो 973 किलोमीटर हो जाएगा। तमिलनाडु की बात किया जाए तो 906 किलोमीटर हो जाएगा और महाराष्ट्र की बात किया जाए तो याद रखिए 652 किलोमीटर हो जाएगा। केरल की बात किया जाए तो याद रखिएगा 569 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा सर्वाधिक, याद रखिएगा बाबू तटीय सीमा किसका है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक की बात किया जाता है तो याद रखिएगा सर्वाधिक हो जाएगा गुजरात का। एग्जाम पूछा जाता है कि किस राज्य का सर्वाधिक तटीय रेखा है, यानी कि समुद्र के साथ, तटीय रेखा मतलब क्या हुआ, समुद्र के साथ सीमा लगाता है। समुद्र के साथ सबसे ज्यादा सीमा किसका लगता है, ये पूछ रहा है बाबू, ठीक है। तटीय रेखा मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है आप लोग, कि समुद्र के साथ सीमा लगता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा गुजरात का लगता है, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा महाराष्ट्र हो जाएगा, पांचवा केरल हो जाएगा, छठा की बात किया जाए तो छठा हो जाएगा यानी कि उड़ीसा हो जाएगा। छठा क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। याद रखिएगा छठा उड़ीसा हो जाएगा, याद रखिएगा उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा। सातवां की बात करें कर्नाटक हो जाएगा, आठवां पश्चिम बंगाल हो जाएगा और नौवां लक्षद्वीप हो जाएगा, 10वां हो जाएगा गोवा और दादर नगर हवेली तथा दमन व दीप हो जाएगा और 10वां हो जाएगा यानी कि पुदुचेरी हो जाएगा। याद रखिएगा पुदुचेरी हो जाएगा, यानी कि इतना कुल कितना सीमा लगाती है, तो याद रखिएगा 7516, याद रखिएगा 7516 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो गुजरात एवं राजस्थान दोनों की सीमा को स्पर्श करता है, तो याद रखिएगा झाबुआ जिला। झाबुआ जिला है जो बाबू, याद रखिएगा, जो गुजरात एवं राजस्थान दोनों की सीमा को क्या करता है, स्पर्श करता है। चलिए आगे देखिएगा मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श कराता है, तो याद रखिएगा सिंगरौली जिला। याद रखिएगा सिंगरौली जिला हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा स्पर्श करता है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, बालघाट जिला। हमेशा याद रखिएगा बालघाट जिला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, धान का कटोरा किस भारतीय राज्य का उपनाम है, तो याद रखिएगा धान का कटोरा किस भारतीय उपराज्य को माना जाता है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा किस उत्तर पूर्वी राज्य को पूर्वी ज्योति का स्थान के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा असम को, यानी असम या असम को कहा जाता है, याद रखिएगा असम को हो जाएगा, ठीक है।
आगे ध्यान दीजिएगा, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? याद रखिएगा, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, केरल को मसालों का क्या कहा जाता है? बगीचा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है जवाब। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आगे है, किन उत्तरी पूर्वी राज्यों को 7 बहनों या 7 सिस्टर की संज्ञा दी जाती है? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा एवं त्रिपुरा को याद रखिएगा 7 सिस्टर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा कि चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री एवं गंगोत्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, उत्तराखंड में। याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, बद्रीनाथ भी कहाँ स्थित है? याद रखिएगा यानी कि उत्तराखंड में है। केदारनाथ भी उत्तराखंड में हो जाएगा, यमुनोत्री भी कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा, गंगोत्री भी कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में स्थित है। ये चारों है धाम है जो याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है जो। उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? देखिएगा, उगते हुए सूरज की भूमि के नाम से किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। याद रखिएगा, उगते हुए भूमि के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। हमेशा याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य को जाना जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? याद रखिएगा, नागालैंड को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। याद रखिएगा, नागालैंड को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों के राज्य के तौर पर जाना जाता है? याद रखिएगा, पंजाब को याद रखिएगा 5 नदियों के राज्य के तौर पर जाना जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आगे क्या है जो। आगे ध्यान दीजिएगा बाबू, आगे क्या करा कि किस भारतीय राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है। हमेशा याद रखिएगा, कर्नाटक को याद रखिएगा सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक को सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, बेंगलुरु में। याद रखिएगा, बेंगलुरु में याद रखिएगा सिलिकॉन वैली स्थित है। बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो हमेशा याद रखिएगा, बेंगलुरु में स्थित है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करा, किस भारतीय राज्य को पहले स्टेट ऑफ मैसूर भी कहा जाता था? किस भारतीय राज्य को पहले स्टेट ऑफ मैसूर भी कहा जाता था? तो याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य को पहले स्टेट ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य को पहले स्टेट ऑफ क्या कहा जाता था? मैसूर भी कहा जाता था। आगे ध्यान दीजिएगा, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? याद रखिएगा, एर्नाकुलम हो जाएगा। एर्नाकुलम हो जाएगा बाबू, जो कोची का जुड़वा क्या हो जाएगा? नगर हो जाएगा। एर्नाकुलम हो जाएगा जो कि कोची का क्या हो जाएगा? जुड़वा नगर हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कह रहा है जो। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि भारत का कोहिनूर किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? भारत का कोहिनूर किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? भारतीय राज्य की बात किया जा रहा है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को भारत कोहिनूर कहा जाता है, भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, पाट अंचल किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? याद रखिएगा, झारखंड में पाट अंचल स्थित है। ठीक है, पाट अंचल किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? याद रखिएगा, झारखंड में अवस्थित है। चलिए आगे देखिएगा, असम कितने भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है? तो याद रखिएगा, असम है जो याद रखिएगा 7 भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। असम है जो बाबू याद रखिएगा 7 भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा, उत्तर दक्षिण ग्वालियर किन 2 राज्यों शहरों को जोड़ते हैं? याद रखिएगा, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। याद रखिएगा, उत्तर दक्षिण ग्वालियर। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। चलिए सब लोग आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा बाबू, आप लोग को कैसा लग रहा है क्लास? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए, फीडबैक जरूर दीजिए। और सेशन को जो भी अभी तक लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और फीडबैक में जरूर लिखिए कि कैसा क्लास लग रहा है जो। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, पूर्व पश्चिमी ग्वालियर किन भारतीय शहरों को जोड़ते हैं? याद रखिएगा, पूर्वी और पश्चिमी ग्वालियर है जो याद रखिएगा पोरबंदर यानी कि जो कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, गुजरात में स्थित है। को सिलचर यानी कि सिलचर कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, असम में स्थित है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा कि भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, भारत में वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान हो जाएगा। और छोटा गोवा हो जाएगा। और जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या में हो जाएगा यूपी हो जाएगा सबसे बड़ा। और
और सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या वाला राज्य याद रखिएगा सिक्किम हो जाएगा। याद रखिएगा, हमेशा सिक्किम हो जाएगा, याद रखिएगा सबको, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कह रहा है जो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विभाजित पाया जाता है, तो याद रखिएगा पुद्दुचेरी हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा पुद्दुचेरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा जो सभी लोग आगे देखिएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या करा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली बता दिया आप लोग को, और आगे क्या है कि भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों से विभाजित पाया जाता है, याद रखिए पुद्दुचेरी हो जाएगा, और यनम हो जाएगा आंध्र प्रदेश, कराईकल हो जाएगा तमिलनाडु में, माहे हो जाएगा केरल में। 3 आप लोग को बता दिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे सभी लोग देखिएगा यहाँ पर आगे क्या करा है कि भारत का एकमात्र बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, याद रखिएगा भारत का एकमात्र बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, याद रखिएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, हमेशा याद रखिएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आगे क्या है, यहाँ पर राजधानी दिया हुआ है, याद रखिएगा जिसको भी राजधानी याद नहीं है याद रख लीजिएगा, ठीक है। राज्य की राजधानी दिया हुआ है, देखिएगा सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगा, असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो जाएगा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाएगा। देखिएगा बाबू जितना भी क्लास हो रहा है एकदम बेसिक रूप से क्लास हो रहा है, आप लोग खुद भी देख सकते हैं, बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग को खुद पता लग रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आगे क्या है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला हो जाएगा, मिजोरम की राजधानी आइजोल हो जाएगा, मेघालय की राजधानी शिलांग हो जाएगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगा, बिहार की राजधानी पटना हो जाएगा, झारखंड की रांची हो जाएगा, ठीक है, रांची ही होता है, ठीक है, झारखंड की राजधानी, उड़ीसा की राजधानी हो जाएगा भुवनेश्वर हो जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा मुंबई हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा मुंबई हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा आगे क्या है जो आगे सब लोग ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक के बेंगलुरु हो जाएगा, कर्नाटक के बेंगलुरु हो जाएगा, केरल के हो जाएगा तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, तमिलनाडु का चेन्नई हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा अमरावती, 3 राजधानियां प्रस्तावित अमरावती हो जाएगा, कुर्नूल हो जाएगा और विशाखापत्तनम भी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तेलंगाना की बताइएगा, तेलंगाना की राजधानी कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना की बात किया जा रहा है याद रखिएगा हैदराबाद हो जाएगा, गोवा की राजधानी क्या हो जाएगा पणजी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो जाएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाएगा। देखिएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर यानी कि 2025 में बाबू याद रखिएगा 2025 में जो बिहार पुलिस का एग्जाम था लेकिन 27 तारीख को था, 27 तारीख को पूछा गया था ये वाला, देखिएगा यानी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछ दिया था, और ऑप्शन में एक ठो दिया था यानी कि रायपुर के जगह रायपुर भी था यानी कि एक ठो था बिलासपुर था, याद रखिएगा बिलासपुर था, देखिएगा बिलासपुर भी दिया हुआ था। आधा लड़का लोग क्या किया था बिलासपुर मार दिया था, हालांकि गलत है, बिलासपुर नहीं होगा यानी कि रायपुर होगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो जाएगा। आधा लड़का लोग बिलासपुर मार दिया था, ठीक है। एक बिलासपुर तो एक जोन है, ठीक है, रेलवे जोन है, क्या है रेलवे जोन है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, गुजरात की राजधानी क्या हो जाएगा गांधीनगर हो जाएगा, गुजरात की राजधानी कहाँ हो जाएगा गांधीनगर हो जाएगा। चलिए देखिएगा आगे आगे क्या है जो राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा, उत्तराखंड देहरादून हो जाएगा, हरियाणा चंडीगढ़ हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा चंडीगढ़ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा जो कि शिमला हो जाएगा, तो याद रखिएगा। और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी देखिएगा, ये केंद्र शासित प्रदेश जो कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है तो भारत में उसको देखेंगे, ठीक है, उसका राजधानी केंद्र शासित प्रदेश इधर दिया हुआ है, इधर राजधानी दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ हो जाएगा श्रीनगर हो जाएगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या हो जाएगा श्रीनगर हो जाएगा। लद्दाख की राजधानी हो जाएगा लेह, हमेशा याद रखिएगा लद्दाख की राजधानी क्या हो जाएगा लेह हो जाएगा,
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर। याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राजधानी क्या हो जाएगा? नई दिल्ली ही हो जाएगा। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीप की राजधानी हो जाएगा? दमन हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, दमन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या है जो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा, लक्षद्वीप की कवरावती है। पुदुचेरी की बात किया जा रहा है, याद रखिएगा पुदुचेरी हो जाएगा। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही राजधानी हो जाएगा। ये सब क्या है? याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश है बाबू। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सम्मिलित किए गए विदेशी शासनाधीन क्षेत्र फ्रांस के अधीन था। पुर्तगाल, फ्रांस के अधीन क्या था? याद रखिए पुर्तगाल के, इधर पुर्तगाल के अधीन है। ठीक है, फ्रांस के अधीन हो जाएगा पुदुचेरी, यानी कि 1954 में देखिएगा अधीन किया गया था, यानी कि फ्रांस के अधीन था। ये पुदुचेरी और चंद्रनगर भी था, याद रखिएगा फ्रांस के अधीन बाबू। ठीक है, और पुर्तगाल के अधीन कौन था? याद रखिए दमन एवं दीप था, और गोवा था, और दादर एवं नगर हवेली था। ये सब का प्राधिकार किसका था? याद रखिएगा पुर्तगाल का था बाबू। याद रखिएगा पुर्तगाल का था, हमेशा याद रखिएगा। स्वतंत्रता देखिएगा, गोवा का स्वतंत्रता मिला था 1961 में, और दमनदीप का 1961 में मिला था, और 1954 में दादर एवं नगर हवेली का मिला था। पुदुचेरी की याद रखिएगा फ्रांस से स्वतंत्रता मिला था, यानी कि 1954 में, या चंद्रनगर को 1946 में मिला था। तो ये सबको भी याद रखिएगा, इसमें आया हुआ है तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैकमोहन रेखा देखिएगा, मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? याद रखिएगा भारत और तथा चीन को अलग करती है। मैकमोहन रेखा है जो हमेशा याद रखिएगा भारत तथा चीन को अलग करती है। आगे देखिएगा, रेड क्लिप रेखा किन दो देशों से को अलग करती है? याद रखिएगा भारत तथा पाकिस्तान को अलग करती है। रेड क्लिप रेखा है जो बाबू हमेशा याद रखिएगा भारत तथा पाकिस्तान को अलग करती है। आगे देखिएगा, डुरंड रेखा किन दो देशों से को अलग करती है? याद रखिएगा भारत तथा अफगानिस्तान को, यानी कि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, यही होगा, यानी कि अलग करती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा है। आगे देखिएगा, यहाँ पर भारत के प्रमुख चैनल है और जनसंख्या तथा विभाजक क्षेत्र हो जाएगा। छोटे डिग्री चैनल याद रखिएगा ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करती है, विभाजित करती है। और 8 डिग्री चैनल हो जाएगा मालदीव और मिनिकॉय को, और 9 डिग्री चैनल हो जाएगा मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, और 10 डिग्री चैनल हो जाएगा छोटा अंडमान एवं कार निकोबार का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे क्या करा है जो आगे बाबू की ग्रेट चैनल याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करती है। पाक जल संधि यानी कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। कोको जल संधि है जो याद रखिएगा अंडमान और कोका द्वीप यानी कि म्यांमार को अलग करती है। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत से संबंधित अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्न, यानी परीक्षा से संबंधित है बाबू। ठीक है, देखिएगा भारत से संबंधित अन्य परीक्षा उपयोगी, यानी परीक्षा के लिए उपयोगी है बाबू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा याद रखिएगा 12 समुद्री मील तक है। भारत का जो प्रादेशिक जल सीमा है जो याद रखिएगा 12 समुद्री मील तक है। आगे देखिएगा, भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल कितना है? याद रखिएगा 24 समुद्री मील तक है। आगे देखिएगा कि भारत का अनन्य क्षेत्र मंडल क्या हो जाएगा? 200 समुद्री मील तक है। जो भारत का अनन्य क्षेत्रमंडल है वो कितना है? याद रखिएगा 200 समुद्री मील तक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या है जो आगे सब लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखिएगा कि भारत के पूर्व एवं पश्चिम छोर के बीच कितना समय अंतराल है? याद रखिएगा 2 घंटे का समय अंतराल हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा 2 घंटे का समय अंतराल हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से होता है? याद रखिएगा चेन्नई से होता है, यानी भारत का औसत समुद्र तल का मापन हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारत में 21 दिसंबर को सबसे ज्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होती है? याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम में होती है। हमेशा याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम में होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर ने कौन सा शहर डिजाइन किया था? याद रखिएगा चंडीगढ़ शहर को डिजाइन किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे देखिएगा, यानी कि उडल गमंडल यानी कि ऊटी में बसाव पैटर्न किस प्रकार का है? याद रखिएगा सीढ़ीदार रोपी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा सीढ़ीदार क्या हो जाएगा? रोपी हो जाएगा। आगे देखिएगा, कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? याद रखिएगा कचकिरण में कोरी क्रीक स्थित है। एग्जाम में सब पूछा जाएगा सवाल, उठो तो ध्यान दीजिएगा। आगे कि भारत का कौन सा स्थान विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा अवस्थित स्थान है? याद रखिएगा द्रास हो जाएगा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे ध्यान दीजिएगा, सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य? याद रखिएगा भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सर क्रीक विवाद
जो है यानी कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से भारत का कौन सा भाग पूर्णतः सागर में डूब गया? तो याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट सागर, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट इसी को बोला जाता है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट जो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है, याद रखिएगा ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा भारत का शुष्कतम स्थान कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा, जो कि भारत का शुष्कतम स्थान हो जाएगा। आगे देखिएगा कि भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ है? तो याद रखिएगा 3 बार हुआ है, याद रखिएगा 3 बार युद्ध हुआ है। लेकिन वर्तमान में भी एक तो युद्ध हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें चला था भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर, याद रखिएगा ऑपरेशन सिंदूर चला था। सब लोग बताइएगा कब चला था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे कि भारत में कहाँ पर सूर्य कभी उद्भव नहीं होती है? तो याद रखिएगा प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश में। आगे देखिएगा कि भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रायः प्रभावित क्षेत्र कौन सा होगा? तो याद रखिएगा कोरोमंडल तट हो जाएगा। आगे देखिएगा गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद किन देशों के बीच है? तो याद रखिएगा भारत एवं और पाकिस्तान के मध्य है। आगे देखिएगा भारत एवं में भूपत्रकों या सर्वे सीटों का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा देहरादून से होता है, हमेशा याद रखिएगा देहरादून से होता है, ठीक है। आगे देखिएगा कि दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित कौन सा है? तो याद रखिएगा बेंगलुरु हो जाएगा। दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित शहर कौन सा हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। और भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो याद रखिएगा हमेशा एन बीले ने बाबू, ठीक है। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो याद रखिएगा एन बीले, याद रखिएगा एन बीले ने बनाया था। कब बनाया था? तो याद रखिएगा 1952 में हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1752 हो जाएगा। एन बीले ने बनाया था 1752 में, याद रखिएगा 1752 में बनाया था, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास एंड हो गया बाबू, ठीक है। यानी कि ज्योग्राफी में पहला क्लास था वो एंड हो गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा क्लास, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। फीडबैक के रूप में जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा क्लास, जो सभी लोग बताइएगा कि फीडबैक के रूप में पहली क्लास था यानी कि ज्योग्राफी का ना बेसिक रूप से सभी का क्लास कराएंगे। आप लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, साइंस हो चाहे ज्योग्राफी तो कराए हैं, पॉलिटी हो चाहे हिस्ट्री हो, सभी एकदम बेसिक रूप से क्लास कराएंगे, एकदम मजा आएगा क्लास में, ठीक है, करने में, ठीक है। तो बताइए आप लोग की कैसा लगा क्लास। आप सेशन को क्या कीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए, पहले बाबू सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।